हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग और अनुच्छेद। ठीक है, तो पहले हमने भाग बताया था। भाग एक में क्या है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग एक में क्या है, राज्य तथा संघ, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र भाग एक में था। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था। हमने आपको बताया था 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद का विस्तार से चर्चा हम लोगों ने की थी। फिर दूसरे में था भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ये भी बता दिया था। और तीसरा था मौलिक अधिकार, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार, भाग 3, ये भी हमने आपको बता दिया था। और आज हम बात करेंगे भाग 4। भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम धीरे धीरे आपको कंप्लीट कराएंगे भाग। आज हमारा चौथा भाग है। हम चौथे भाग के पढ़ाने से पहले थोड़ा रिवीजन कराना चाहते हैं। रिवीजन क्या, हमने अगर मौलिक अधिकारों की बात की थी तो हमने बताया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो हमने बताया था अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, क्योंकि वहीं के संविधान ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में उल्लेखित किया था। ठीक, अब अमेरिका का नाम आ गया तो अमेरिका का नाम सबसे पूरे विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी हमने आपको महत्वपूर्ण बिंदु लिखाए थे उनको आप रिवीजन करते रहिए, याद रखते रहिए, क्योंकि यूपीएससी पेट का भी एग्जाम आ चुका है। धीरे धीरे एग्जाम आएंगे क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्भव और विकास के बारे में बात करते हैं। राज्य नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और मात्र पूरे विश्व में आयरलैंड और भारत ही ऐसे हैं जिसके संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और किसी के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं किया गया है। अब राज्य नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं? राज्य नीति निर्देशक तत्व होता है राज्य वहां के नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए क्या करेगा, नियम बनाएगा। क्या बनाएगा? नियम बनाएगा जिससे उनका क्या हो, कल्याण हो। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये वाद योग्य नहीं होते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं होते हैं। हमारे मौलिक अधिकार क्या थे? वाद योग्य थे। अब वाद योग्य का मतलब है अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं प्रावधान कर रखा है। तो दोस्तों, अब हम आपको ये कराएंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 35 तक। तो देखिए दोस्तों, बता रहे हैं आपको अनुच्छेद 36 में क्या है, अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द का उल्लेख है, 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा जो है वह अनुच्छेद 36 में भी या भाग 4 में भी उसी के लिए लागू होगी। ठीक है, राजनीतिक निर्देशक तत्वों के लिए लागू होगी। जो अनुच्छेद 12 में दे रखा था, राज्य के संबंध में एक राज्य शब्द दे रखा था, उसी के अंतर्गत भाग 4 का DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, स्टेट पॉलिसीज के लिए क्या किया जाएगा, वही नियम लागू होंगे। ठीक, तो अनुच्छेद 12 इसीलिए इसमें लिखा गया है कि अनुच्छेद 36 में अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा से क्या है कि इसका संबंध है। ठीक है, भाग 4 का। तो ये तो आपको हो गया, उसकी परिभाषा दे रखी 36 में। अब 37 देखिए क्या है, यह वाद योग्य नहीं है। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ठीक है, अब वाद योग्य नहीं है इसका मतलब है कि अगर जैसे हमारे मौलिक अधिकार थे, उनको कितने थे? 6 थे। अगर उनका हनन होता तो आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं और याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्लियर? फिर बात करते हैं, इनको लागू करने हेतु न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता है। इनको लागू करने हेतु न्यायालय क्या है, रिट जारी नहीं कर सकता। किसको? राज्य के निर्देशक तत्वों को। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए जो न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या है, रिट जारी नहीं कर सकता है। 37 में ये उल्लेख किया गया कि रिट नहीं जारी कर पाएगा अनुच्छेद 37 में। ठीक है, किसके? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 38। 38 में क्या है, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था बनाएगा, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नागरिकों को न्याय प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के नाम, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय वहां के नागरिकों को प्राप्त हो सके। किसमें? अनुच्छेद 38 में। और इसका उल्लेख प्रस्तावना में भी किया गया है।
इसका उल्लेख, न्याय का उल्लेख किसमें किया गया? प्रस्तावना में, और अनुच्छेद 16 में भी किया गया, अनुच्छेद 16 में भी किया गया। क्लियर। अब बात करते हैं 38 हो गया, ये 36, 37, 38, अब 39 की बात करते हैं। 39 में महत्वपूर्ण 6 बातों का पहले उल्लेख किया गया। अब वो 6 बातें क्या हैं उनके संबंध में समझ लीजिए। राज्य क्या है? राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वहां के स्त्री और पुरुषों को काम उपलब्ध कराए और समान वेतन प्राप्त कराए। ठीक है, तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था कराएगा या उपलब्ध कराएगा। ये एक बात हो गई। ठीक, 39 में। अब बी है संसाधनों का सर्वाधिक। संसाधनों, जितने भी राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी संसाधन आएंगे, जो भी संसाधन होंगे, उनको इस प्रकार से वो उपयोग करे जिससे सर्वाधिक लोगों को, वहां के नागरिकों को क्या हो? लाभ प्राप्त हो। ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, तो यहां देख लीजिए सर, और स्त्री पुरुषों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, राज्य आर्थिक संसाधनों को रोके। जैसे राज्य क्या करेगा? ऐसे आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा जिससे राज्य को क्या होगा? नुकसान होगा। जैसे बात करते हैं 1969 में 14 राष्ट्रीय बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो उसको रोकने का प्रावधान भी किसमें किया गया था? अनुच्छेद 39C में। ठीक है, और एक वाद भी था जिसके द्वारा क्या किया था? उसको रोक दिया गया था। ठीक, एक सेकंड रुकिए। हाँ, चलिए देखिए, कवास जी रुस्तम जी कूपर बनाम भारत संघ 1970 में एक वाद आया था जिसमें 14 राष्ट्रीयकरण बैंकों के जो केंद्रीकरण था उनको रोकने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, या रद्द कर दिया गया था। ये हो गया। तो इसमें समझ गया आपको कि राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकने का क्या करेगा? उपबंध करेगा। ठीक, फिर अगला है स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन। स्त्री और पुरुष अगर कोई भी काम करते हैं, सपोज दैट अगर कोई स्त्री कम काम करती है और पुरुष ज्यादा करता है, लेकिन उनका समान वेतन के लिए प्रावधान करेगा कौन? समान वेतन के लिए प्रावधान कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक, अब अगला देखिए ई में क्या है? स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए या स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रावधान करेगी तो राज्य सरकार बराबर रूप से करेगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। सबके लिए क्या करेगी? स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएगी और समय समय पर नई नई योजनाओं को लागू करेगी। जैसे इस समय देखिए आपका जो चिकित्सा से संबंधित आयुष्मान योजना चल रही है केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों ने भी इसको लागू किया। तो इस प्रकार से क्या करेगी? समय समय पर योजनाएं लागू करेगी। ठीक, अब बात करते हैं एफ में क्या है? गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार का यह मौलिक कर्तव्य है या ये प्रमुख दायित्व है कि वहां के नागरिकों के लिए क्या? एक गरिमा युक्त वातावरण या शुद्ध वातावरण उपलब्ध कराने का काम किसका है? राज्य सरकार का। तो ये तो आपको 39 में 6 बातों का उल्लेख किया गया। अब 39 के बाद अब 39A में आएंगे। 39A मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 39A में क्या है? समान, देखिए, निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता। वहां के नागरिकों के लिए निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39A में किया गया है। ठीक है, 39B भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। 39C भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब 39A में निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता हो गई। ठीक, अब अगर आप देखना चाहें 39 ये तो हो गया। फिर 39 अगर आप बात करेंगे बी की, बी में क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, देखकर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स करके, कमेंट में लिखकर बताइए। ठीक है, 39 का। ठीक, अब बात करते हैं 40 की। 40 में क्या? अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन होगा या ग्रामों में किस प्रकार से शासन किया जाएगा उसका प्रबंध किसमें दिया गया? अनुच्छेद 40 में। बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या है? और इसमें गांधी जी ने गांव का संगठन शब्द यूज किया था अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में गांधी के ग्राम स्वराज्य से संबंधित, यहां पर लिख लीजिए, गांधी के ग्राम स्वराज्य से संबंधित, गांधी के ग्राम स्वराज्य से
से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 40। और भी अनुच्छेद है, 41 भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राम स्वराज से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं, अगर वो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। 40, 41, 43, 46, 47, 48, 51, ठीक है। ग्राम स्वराज से 40, 41, 41, 43, 46, 47, 48 और 49 के बाद 49 नहीं 48 बाद सीधे 51 आ जाएगा, ठीक है। वो गांधी के ग्राम स्वराज से संबंधित हैं, ठीक। ये 40 हो गया। अब अनुच्छेद 41 की बात करते हैं। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक है। कुछ दशाओं में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। किसको? वहां के नागरिकों को, ठीक है। अब ठीक, अब जैसे कुछ दशाओं में जैसे क्या है, जैसे सपोज दैट अगर कोई भूकंप, महामारी या कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो उसमें भी क्या है, उन्हें काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वहां के नागरिकों के लिए क्या काम उपलब्ध कराए, शिक्षा की व्यवस्था कराए और लोक सहायता प्रदान कराने का काम किसका है? राज्य सरकार का। एक इसमें इंपॉर्टेंट है 41 में, ठीक है। तो ये 41 हो गया, ठीक। 41, एक सेकेंड। अब 42 की बात करते हैं। राज्य क्या करेगा? प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा। जो भी राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो क्या करेंगी? उनको, उनके कुपोषण को, इसे आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे हैं उनके कुपोषण को दूर करने के लिए क्या करेगा? प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। देखिए आंगनबाड़ी में क्या है कि सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध की जाती हैं, नाम लिखा जाता है और सब व्यवस्थाएं की जाती हैं जिनके उनके स्वास्थ्य और पोषण पर पूर्ण ध्यान रखा जाए। तो क्या है? प्रसूति सहायता किसमें आता है? अनुच्छेद 42 में। लिख लीजिए, प्रसूति सहायता किसमें आती है? अनुच्छेद 42 में, ठीक। अनुच्छेद 42 में। अब बात करना है अनुच्छेद 43। इसमें क्या? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी उपलब्ध करवाना, ठीक है। 43 में क्या है? 43 में आपका आता है कर्मकार, जो काम करने के योग्य है उनको क्या करेंगे? मजदूरी उपलब्ध करवाएं, उनको काम प्रदान कराएं। इसमें नरेगा भी आता है। इसमें क्या आता है? नरेगा, एक जो योजना चलती है गांव में 100 दिन का रोजगार, नरेगा, ठीक है। नरेगा भी किसमें आएगा? अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में क्या आएगा? नरेगा आएगा, ठीक। अब 43A की बात करते हैं। इसमें ट्रेड यूनियन का आधार बताया गया है। 43A में क्या है? ट्रेड यूनियन का आधार बताया गया, ठीक। 43A में क्या है? ट्रेड यूनियन का आधार बताया गया, ठीक। 43 हो गया। अब 44 में क्या है? सॉरी 43B में देख लीजिए, राज्य सहकारी संस्थाओं को बढ़ाएगा। जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको बढ़ाएगा 43B में, ठीक है। तो 43A में ट्रेड यूनियन का आधार है, 43B में राज्य सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं 44 में, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का मतलब है कि वहां के जो नागरिक हैं उनको समान रूप से समान न्याय दिया जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद है, उसमें समान धर्मों के बीच ही उसमें एक नियम लागू नहीं होता। जैसे लिखा नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, इसमें क्या है? आप विवाह की बात करेंगे, तलाक, गोद और उत्तराधिकार, ठीक। इनमें क्या है? ये नियम लागू नहीं होता। बाकी सब में तो एक समान से वहां की नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है, सबको एक समान से न्याय मिलेगा। लेकिन इनमें विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकार में जैसे विषयों पर व्यवस्था लागू नहीं है, समान सिविल संहिता लागू नहीं है। जैसे तलाक बिद्दत एक अलग मुस्लिम धर्म से संबंधित है, विवाह हिंदू धर्म से संबंधित, उसमें अलग नियम है, उत्तराधिकार, गोद, ये सब नियम अलग हैं। तो इनके संबंध में इन विषयों में ये व्यवस्था लागू नहीं होती। बाकी सभी में सभी नागरिकों के साथ एक समान सिविल संहिता लागू है, ठीक। अब बात करते हैं 45 में, राज्य 6 वर्ष से कम बच्चों की शिक्षा एवं बाल्यावस्था की व्यवस्था करेगा। राज्य क्या है? 6 वर्ष से कम बच्चों की शिक्षा एवं बाल्यावस्था की व्यवस्था करेगा, ठीक है। इसमें आंगनबाड़ी का आधार भी दे रखा है। 45 में आंगनबाड़ी का आधार भी दे रखा है। अब इसमें संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें क्या किया गया था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगी, ठीक। कौन करेगी? शिक्षा की व्यवस्था, ठीक। अब बात करते हैं 46 में क्या है? अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए एवं अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए जो भी कमजोर वर्ग हैं के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि करेगी। राज्य सरकार क्या करेगी? उनकी शिक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है
उनकी शिक्षा के लिए एवं अर्थ संबंधी हितों में वृद्धि करेगी, उनको सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगी। तो ठीक है, ये हो गए हमारे 46 तक। अब बात करते हैं 47, 48 और 49। चलिए एक सेकंड रुकिए। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अनुच्छेद 47 लिख लीजिए। अनुच्छेद 47, 47 में क्या है, क्या है, यह राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपने लोगों का पोषाहार तथा जीवन स्तर ऊंचा बनाए तथा लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को संभाले। ठीक है, पोषाहार एवं जीवन स्तर राज्य सरकार का कर्तव्य है। जीवन स्तर व पोषाहार, पोषाहार देखिए राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि जीवन स्तर वहां के नागरिकों का व पोषाहार, जीवन स्तर व पोषाहार ऊंचा बनाए तथा स्वास्थ्य स्वास्थ्य को ऊंचा बनाए रखे। बनाए रखने का कर्तव्य किसका है, बनाए रखना। ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं, जीवन स्तर, पोषाहार, जीवन स्तर, पोषाहार और स्वास्थ्य क्या है, ऊंचा बनाए रखे। ठीक है, इनकी अच्छी से व्यवस्था कर सके। हॉस्पिटलों में क्या हो, उच्च क्वालिटी का या उच्च गुणवत्ता का आपका स्वास्थ्य हो, उसका उपचार किया जाए। जीवन स्तर, जो योजना चलाई जा रही है उनके लिए देखिए सरकार बहुत सारी चीजें देती है जिससे क्या हो, लोगों का जीवन स्तर और पोषाहार अच्छा बना रहे। ठीक है, 47 हो गया। 47 के बाद देखिए, अगर इसमें ये देखा है 47 में मादक पदार्थों के सेवन पर राज्य रोक लगाएगा। लेकिन क्या है, मादक पदार्थों पर, इसमें ये लिख लीजिए, मादक पदार्थों पर राज्य सरकार रोक लगाएगी। मादक पदार्थों पर रोक लगाएगी सरकार, क्या रोक लगाएगी। ठीक, मादक पदार्थों पर क्या लगाएगी राज्य सरकार, रोक लगाएगी। ठीक, ये हो गया। अब 48 देख लीजिए, 48 इंपॉर्टेंट है। 48 में क्या है बोलिए, 48 में क्या है बताइए। 48 में लिख लीजिए, कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 में, अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन का संगठन। ठीक है, कृषि तथा पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48 में। अब इसमें क्या है, 48 में इसमें दे रखा था का संगठित करेगा, कृषि व पशु सुधार उन्नत तकनीक बनाएगा। अब पशुओं के वध, इसमें पशुओं का वध भी रोकने का उल्लेख किया गया। पशुओं के वध को, पशुओं के वध को रोकने का प्रावधान, वध को रोकने का प्रावधान, ये बहुत बार पूछा जा चुका प्रावधान। जैसे गाय, गाय पर बहुत सख्ती है, ठीक है, कि गाय का कोई वध नहीं कर सकता। ठीक, ये तो हो गया 48। ये क्या हो गया 48। 48 के बाद देखिए 49, नहीं 48 ए भी देख लीजिए, रुक जाओ। अच्छा 48 ए, ये लिखो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 48 ए। इसे 42वें संविधान संशोधन, देखिए कोई भी अगर क्लॉज जोड़ा जाता है तो उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 लागू 77 में हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब इसमें क्या था, वन था, लिखिए, इसमें लिखिए पर्यावरण का संरक्षण करेगा, पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण करेगा। ठीक,
संरक्षण करेगा कौन? राज्य सरकार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 42वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा। ठीक, ये हो गया। 49 भी इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? स्मारक से संबंधित है। 49 क्या है? लिख लीजिए एक लाइन में। 49, संसद विधि बनाकर राष्ट्रीय महत्व के स्थान, स्मारक तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगी। ठीक, 49 लिख लीजिए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थाओं और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, स्मारकों का संरक्षण कौन करेगा? संसद विधि बनाकर करेगी। ये लिख लीजिए, कौन? संसद विधि बनाकर। ठीक, क्या करेगी? राष्ट्रीय महत्व के स्थान, स्मारकों, संस्थानों का संरक्षण करेगी राज्य सरकार। ठीक, ये गया 49। ये क्या हो गया? 49। अब देखिए 49 के बाद लिखिए 50। 49 के बाद लिखिए 50। अनुच्छेद 50। 50 में क्या है? लिख लीजिए। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। पालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। क्या है? पृथक्करण। ठीक है, अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, की न्यायपालिका किस प्रकार से काम करेगी और कार्यपालिका किस प्रकार से काम करेगी या कार्य करेगी, वो अनुच्छेद 50 में दे रखा है। बनती में अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अनुच्छेद 51 लिख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरुद्ध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, एक हो गया 51 में। ठीक है, ये क्या हो गया? 51 में। ठीक, अब एक बार देख लीजिए 47 है जीवन स्तर में पोषाहार तथा स्वास्थ्य को ऊंचा बनाए रखना, मादक पदार्थों पर रोक। अनुच्छेद 47 में कौन? राज्य सरकार। अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि तथा पशुपालन का संगठन बनाएगी और पशुओं के वध को रोकेगी, जैसे गाय इसमें मुख्य उदाहरण है। ये पूछा जा चुका है। ठीक है, 48 ये पूछा जा चुका है। फिर 48 का संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 और लागू हुआ 77 में। पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण। पर्यावरण हो गया आपका, वन हो गया तथा वन्य जीवों का क्या हो गया? संरक्षण करेगा कौन? राज्य सरकार। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और स्थान का संरक्षण संसद विधि बनाकर करेगी। संसद विधि बनाकर करेगी। ठीक, अनुच्छेद 49 में। 50 में अभी बता दिया आपको न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा एवं अभिवृद्धि की, अंतर्राष्ट्रीय हम अपनी उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से हम अपने समझौते करें या किसी के साथ वो करें जिससे क्या हो? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनी रहे और उसमें वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।